नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल हिंदी शिक्षा संसार में। बच्चों, आज हम कक्षा 12 में पुस्तक अव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन पर चर्चा करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न आपका खंड ख में आता है, जिस पे आपको कोई विषय दिया होता है जिसकी आपने आशा नहीं की होती, शायद उस पर आपको अपने विचार प्रस्तुत करने होते हैं, एक लेख लिखना होता है। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि अप्रत्याशित शब्द का क्या अर्थ है। इसमें आशा मूल शब्द है और उपसर्ग लगे हैं अ, प्रति और प्रत्यय इत। तो अप्रत्याशित अर्थात जिसकी आशा न की गई हो। तो जानते हैं अप्रत्याशित विषयों पर लेखन आखिर है क्या। ऐसे विषय जिसकी आपने कभी आशा भी न की हो और उस पर लेखन कार्य करना ही अप्रत्याशित विषयों पर लेखन कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए आपके पास एक विषय आ जाता है कि जब भी मैं अपने विद्यालय के मालिक को देखता हूँ, तो शायद आपने कभी आशा भी नहीं की होगी कि इस विषय पर भी लेख लिखने को कहा जा सकता है, क्योंकि हम इस पर बात तो कर सकते हैं, लेकिन इस पर कुछ लिखा भी जा सकता है, वो भी सुव्यवस्थित ढंग से। तो इसकी हमने आशा नहीं की होती। तो ऐसे ही विषय होते हैं अप्रत्याशित विषय। पारंपरिक और अप्रत्याशित विषयों में क्या अंतर है। पारंपरिक विषय वो विषय होते हैं जो किसी मुद्दे, विचार, घटना आदि से जुड़े होते हैं और अधिकतर सामाजिक और राजनीतिक विषय होते हैं। इसमें आप अपनी व्यक्तिगत राय को उतनी तवज्जो न देकर सामूहिक विचार पर जोर देते हैं, जबकि अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में आपके अपने निजी विचार होते हैं। तो बच्चों, इसको भी उदाहरण के माध्यम से समझाया जा सकता है कि पहले जो लेख लिखने के लिए आते थे, निबंध लिखने के लिए आते थे या अनुच्छेद लिखने के लिए आते थे, तो उसके विषय या सामाजिक होते थे, राजनीतिक होते थे या किसी सूक्ति पर आधारित होते थे। और हम निबंधों की पुस्तकों में से या कहीं से भी उस विषय के बारे में कुछ रट लेते थे, कुछ पंक्तियाँ रट लेते थे और उसमें क्या लिखना है वो भी हम समझ लेते थे पहले, और फिर उन चीज़ों के आधार पर हम उस पर लेख लिख देते थे। तो इसमें शायद हमारे मौलिक विचार इतने शामिल नहीं होते थे, हमारे अपने निजी विचार भी नहीं होते थे। लेकिन अप्रत्याशित विषयों पर जब हम लेख लिखते हैं तो उसमें हमारे मौलिक विचार होते हैं, हमारे निजी विचार होते हैं, हमारी खुद की राय होती है। तो ये अंतर होता है पारंपरिक और अप्रत्याशित विषयों पर। अप्रत्याशित विषयों पर लेखन से लाभ, क्या लाभ है, क्यों इसे आपके पाठ्यक्रम में रखा गया। तो पहला तो यह है कि ये आपकी मौलिक रचना होगी। दूसरा, इसमें आप अपने विचारों को किसी तर्क विचार के माध्यम से पुष्ट करने की कोशिश करेंगे। तीसरा, इससे आपके लेखन कौशल में अत्यधिक विकास होगा। चौथा, इससे भाषा पर आपकी अच्छी पकड़ बनेगी। पांचवा, अप्रत्याशित विषयों पर लेखन कम समय में अपने विचारों को संकलित कर उन्हें सुंदर और सुघड़ ढंग से अभिव्यक्त करने की चुनौती है, और ऐसे चुनौतियों का सामना करके आप दृढ़ व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बनेंगे। मतलब जब भी कोई एक ऐसा विषय आ जाता है तो हम उसके ऊपर सोचते हैं और अपने विचारों को हमें सुव्यवस्थित ढंग से, सुघड़ ढंग से कैसे अभिव्यक्त करना है, किस तरीके से अभिव्यक्त करना है, कैसे उसको लिखना है, ये हम सोच के फिर उसको क्रमबद्ध करते हैं अपने विचारों को। तो इससे क्या होता है कि हमारी भाषा पर अच्छी पकड़ बनती है, हमारे लेखन कौशल में सुधार होता है और
इसके साथ साथ हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि हाँ, हम भी लिख सकते हैं। अप्रत्याशित विषयों पर लेखन को प्राथमिकता क्यों दी गई है? तो हमें जब भी कुछ लिखने को दिया जाता है तो हम या तो निबंध की पुस्तकें खंगालने लगते हैं या इंटरनेट में गूगल करने लगते हैं या फिर किसी अनुभवी व्यक्तियों से सलाह मशविरा करने लगते हैं। परंतु अप्रत्याशित विषयों पर लेखन से हमारी आत्म उन्नति के द्वार खुलते हैं, क्योंकि हम खुद लिखने की कोशिश करते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारी भाषा में सुधार होता है। तो मतलब आत्म उन्नति के द्वार खुलते हैं, क्योंकि ऐसे विषय न तो निबंध की किताबों में, न तो इंटरनेट पर और न ही अनुभवी व्यक्तियों के अनुभव से प्राप्त होते हैं। यह तो हमारी अपनी मानसिक उपज होती है जो आत्म अनुभव पर आधारित होती है। तो जैसे मैंने पहले आपको उदाहरण दिया कि जब भी मैं अपने स्कूल के माली को देखता हूँ तो आप किसी और व्यक्ति से सलाह मशविरा नहीं कर सकते कि हाँ, बहुत अनुभवी, आप बताइए इस पर क्या लिखा जा सकता है, क्योंकि इसमें तो हमारी खुद की राय होगी, हमारी खुद के विचारों की उपज होगी कि हमें कैसा महसूस होता है, हमें क्या लगता है, कैसे विचार उमड़ते हैं हमारे हृदय में या हमारे दिल दिमाग में, और फिर उसको हमें लिखना कैसे है, कहाँ से शुरू करना है, किस तरीके से लिखना है। तो आत्मोन्नति के द्वार निश्चित रूप से खुलते हैं, ऐसा इसलिए इनको प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि कक्षा 12 में पहुंचकर हमारा वो स्तर विकसित किया जाना होता है कि हम खुद किसी विषय पर अपने विचार लिख सकें, हमारा लेखन सुधरे। क्या अप्रत्याशित विषयों पर लेखन कोई निश्चित रूप लेती है? तो इसका अर्थ है कि कोई जब अप्रत्याशित विषय पर लेख लिखा जाता है तो क्या उसका एक निश्चित रूप होता है, या क्या वो संस्मरण ही होगा, या क्या वो हमेशा कहानी ही हो सकता है? तो यहाँ ये पूछा गया है। तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप अपने विचारों को अपने अनुभव, तर्क, सिद्धांत, समाज, स्थान, काल और पात्र के आधार पर शब्दांकित करते हैं तो वो कभी संस्मरण, कभी निबंध, कभी रेखाचित्र, कभी कहानी, कभी यात्रा वृत्तांत, कभी रिपोर्टाज आदि साहित्यिक विधा का रूप ले सकता है। तो मतलब वो कुछ भी हो सकता है, वो लेख संस्मरण भी हो सकता है, निबंध भी, कहानी भी, रेखाचित्र भी, रिपोर्टाज भी, यात्रा वृत्तांत भी, किसी भी शैली में उसको हम लिख सकते हैं, किसी भी विधा में हम उसको लिख सकते हैं, कोई भी विधा हो सकती है वो। तो इसीलिए अप्रत्याशित विषयों पर जो लेख लिखे जाते हैं उसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। फिर अप्रत्याशित विषयों पर लेखन के विषय क्या हो सकते हैं, कि भाई ऐसे कौन कौन से विषय हो सकते हैं जिसकी हमने आशा भी नहीं की होती। तो ये विषय कुछ भी हो सकते हैं, जैसे दीवार घड़ी, बारिश में बिन छतरी, 3 घंटे का अकेलापन, दिव्य शक्तियाँ और मैं, फर्ज कीजिए आप तिलचट्टा हैं, धारावाहिकों में स्त्री, समुद्र किनारे आप और आपकी यादें, वगैरह वगैरह, कोई भी। तो लेखन के नियम क्या होंगे अप्रत्याशित विषयों पर, कि आप इसमें मैं शैली का प्रयोग भी कर सकते हैं, विविध कोणों से विषय पर विचार कर सकते हैं, कर लें, विवरण और विवेचन सुसंबद्ध और सुसंगत हो, भाषाई शुद्धता पर विशेष ध्यान दें। तो इन सब का हमें ध्यान देना होता है। तो किसी भी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए उदाहरण की हमें आवश्यकता पड़ती ही है, ताकि उसको हम बेहतर ढंग से समझ सके। तो मान लीजिए हमारा विषय है सावन की पहली बरसात, इस पर हमें लेख लिखना है। तो यहाँ पे एक लेख लिखा गया है, तो उसको हम समझ लेते हैं कि कैसे, किस किस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो सावन की पहली बरसात। आषाढ़ मास समाप्त हो चला था, पर अभी तक लोग वर्षा के लिए तरस गए थे। 1-2 बार हल्की बूंदाबांदी तो हुई थी, पर झड़ी लगने की स्थिति नहीं आई थी। यही कारण था कि लोग गर्मी से बेहाल थे।
धरती अभी तक तप रही थी, उसकी प्यास नहीं बुझी थी। सभी प्राणी बड़ी चाह भरी नजरों से आकाश की ओर निहार रहे थे। तभी एक दिन आकाश में बादल उमड़ने घुमड़ने लगे। मुझे तुलसीदास की ये पंक्तियां स्मरण हो आई। वर्षा काल मेघ नभ छाए, गर्जत लागत परम सुहाए। तो देखिए, मुझे तुलसीदास के मतलब यहाँ पे मैं शैली का प्रयोग भी कर दिया गया है। लोगों के मन में उत्साह का संचार हो गया। बादल गरजते रहे, बिजली चमकती रही। इस स्थिति को 15 मिनट बीते ही थे कि आकाश से बूंदें बरसने लगी। धीरे धीरे यह वर्षा तेज होती चली गई। अब लोगों को लगा कि आज अच्छी वर्षा होगी। वर्षा लगातार होती चली जा रही थी। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा, ऐसा लगा जैसे कोई संस्मरण इसमें है कि हम याद कर रहे हैं कि सावन की पहली बरसात थी, किस तरीके से वो आई और क्या क्या अनुभव किसने किया। तो जैसे कोई गुजरा हुआ दिन, कोई गुजरा हुआ पल, जब ये घटना घटी हमें याद हो आया हो और उसको हम विचारों में बांध रहे हैं। लोगों में हर्ष की लहर दौड़ गई थी। बच्चे विशेष रूप से प्रसन्न थे। वे कपड़े उतारकर घर से बाहर निकल आए और वर्षा का आनंद लेने लगे। वे इधर उधर भागकर वर्षा में भीगने की सुखानुभूति कर रहे थे। यहाँ पे वर्णनात्मक शैली भी लग रही है। सावन मास सार्थक हो गया। भला बिना वर्षा के सावन कैसा? अब तो यह वर्षा झड़ी का रूप लेने लगी। कभी धीमी तो कभी तेज ये बारिश चलती रही। जब ये थोड़ी रुक जाती तो युवतियां पेड़ों पर झूला झूलने लगती तथा मल्हार गाने लगती। सावन के महीने में झूला झूलना और गीत गाना बड़ा अच्छा लगता ही है, पर वर्षा को होना ज़रूरी है। उस दिन वर्षा की झड़ी रात तक चलती रही। ऐसा लगा कि आज यह सारी कोर कसर पूरी करके ही रहेगी। धरती पर जगह जगह पानी भर गया। लगता था कि धरती की प्यास बुझ गई है। गर्मी की भयंकरता भी दम तोड़ चुकी थी। लोगों ने चैन की सांस ली। सावन की इस झड़ी ने लोगों के मन से निराशा की भावना को दूर कर दिया। किसान भी उत्साहित थे। सावन की झड़ी जहाँ संयोगी जनों को प्रसन्न करती है, वहीं वियोगी जनों की वियोग पीड़ा बढ़ जाती है। यदि विरहणी का प्रियतम दूर देश में चला गया है तथा सावन में भी लौटकर घर नहीं आया है, तो यह विरह वेदना को बढ़ाने वाली झड़ी होती है। वर्षा की झड़ी रह रहकर परदेश गए प्रियतम की याद दिला जाती है। तो यहाँ पे अलग अलग कोणों से सोच के उसके बारे में लिखा जा रहा है। सावन की झड़ी धरती को हरा भरा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। यह झड़ी धरती की प्यास को बुझाती है और धरती पर हरियाली का प्रसार करती है। सावन की वर्षा ही धरती को नई फसल उगाने के लिए तैयार करती है। इससे सभी प्राणियों की तपन मिटती है। सावन की झड़ी चारों ओर जल थल कर देती है। ऐसा होना आवश्यक भी है। ऊपर से चाहे जितनी सिंचाई कर लो, पर सावन की झड़ी ही धरती की प्यास पूरी तरह बुझाने में सक्षम होती है। सावन की झड़ी प्रेमी जनों में हर्ष की लहर दौड़ा देती है। वे पहली झड़ी की प्रतीक्षा बड़ी बेसब्री के साथ करते हैं। यह उनके लिए नाचने गाने का अवसर प्रदान करती है। प्रेमी जन गाने लगते हैं, आया सावन झूम के। ये सावन उनके तन मन में हर्ष की लहर दौड़ा जाता है। सावन का मतलब ही वर्षा है। इसकी पहली झड़ी अत्यंत आह्लादकारी एवं रोमांचक अनुभव प्रदान करती है। तो जैसा हमने इस लेख को पढ़ा, तो ये कोई एक खास विधा का नाम इसको हम नहीं दे सकते। अलग अलग कोणों से इसके बारे में सोचा गया है और अपने विचारों को सुसंबद्ध करके सही ढंग से यहाँ पर लिखा गया है। तो ऐसे ही हमें किसी विषय पर लिखना होता है।
एक और उदाहरण दे देते हैं। जैसे आपका विषय है एक कामकाजी औरत की शाम। अब भाई एक कामकाजी औरत की शाम पर क्या लिखें? तो इसको भी लिखने के कई तरीके हैं, इसके बारे में सोचने के कई अलग-अलग कोण हैं और हमें अपने विचारों को इकट्ठा करके उसको शब्दों में ढालना है। तो जैसे यहाँ पे इसको भी हम पढ़ते हैं, एक कामकाजी औरत की शाम कैसी होती है। आज की औरत का कामकाजी होना जहाँ उसकी विवशता बनता जा रहा है, वहीं यह उसकी आर्थिक स्वतंत्रता के लिए आवश्यक भी है। तो मतलब देखो, पहले हम सोचते हैं, अपने विचार सारे इकट्ठे करते हैं कि भाई एक कामकाजी औरत कैसे सुबह जो है घर का काम करके घर से निकल जाती है ऑफिस के लिए और वहाँ पे काम करती है, और उसके बाद वो शाम के समय घर लौट रही है और घर आते उसकी दिनचर्या कैसी होती है। कई बार वो चिड़चिड़ी स्वभाव की भी हो रखी होती है और कई बार बच्चों को देखते ही मन खुश हो जाता है, बच्चों को काम करवाती है घर का, उनके साथ खेलती है, घर का काम करती है, फिर पति घर आ जाते हैं तो उनका ध्यान भी रखती है और कितना वो थक जाती होगी। क्या उम्मीद करती होगी, कैसे जो है उसकी शाम किस तरीके से गुजरती है। ये सब हम बोल कर तो व्यक्त कर सकते हैं अपने विचार, लेकिन उनको हम लिखेंगे कैसे? तो कामकाजी औरत की दिनचर्या काफ़ी व्यस्त रहती है। वह प्रातः काल से लेकर रात्रि तक किसी न किसी काम में लगी रहती है। प्रातः काल तो दफ्तर जाने की तैयारी में बीत जाता है और सारा दिन दफ्तर के काम के बोझ तले निकल जाता है। पता ही नहीं चलता कब शाम हो गई। जब दफ्तर का समय समाप्त होता है तभी पता चलता है कि शाम हो गई और घर लौटने का समय हो गया है। शाम होते होते कामकाजी औरत पूरी तरह थक चुकी होती है। घर पर बच्चे उसकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। जैसे ही वे माँ को आया देखते हैं, वे उससे लिपट जाते हैं। बच्चों के बीच कामकाजी औरत की थकान मिट जाती है। वह उन्हें प्यार करती है, खाने पीने की चीज़ें देती है। इसके बाद वह कुछ समय तक विश्राम करती है। तभी पति महोदय का आगमन हो जाता है। अब वह उसके स्वागत में जुट जाती है, उसका मुस्कुराकर स्वागत करती है, उसे चाय कॉफ़ी पिलाती है तथा उसके साथ बैठकर प्रेम प्यार की बातें करती है। आधा घंटे का यह समय घर के वातावरण को हल्का फुल्का बना देता है और कामकाजी औरत अपना कामकाजी होने का चोला उतार कर पूरी तरह से घरेलू औरत बन जाती है। अब उसकी शाम डिनर की तैयारी में बीतने लगती है। बीच बीच में वह बच्चों को स्कूल से मिले होमवर्क को भी पूरा कराती जाती है। उसका ध्यान सभी ओर रहता है। कभी कभी वह हल्का संगीत सुनकर अपना मनोरंजन भी करती है। वह दूरदर्शन पर एकाध कार्यक्रम भी देख लेती है तथा समाचार सुनकर दिन भर की घटनाओं से रूबरू होती है। फिर सभी मिलकर रात्रि का भोजन करते हैं। यहीं बैठकर किसी कामकाजी औरत की शाम उसके विपरीत ढंग से भी बीत सकती है। तो यह सही है कि कामकाजी औरत दफ्तर से थक कर घर लौटती है, अतः उसका रूप कुछ चिड़चिड़ा भी हो सकता है। वह घर लौटकर पति पर, नौकरों पर तथा अपने बच्चों पर नाराज भी हो सकती है। इससे उसकी शाम बिगड़ भी सकती है। तो ये अलग कोण से यहाँ पे सोचा गया है कि ऐसा भी हो सकता है। वैसे एक कामकाजी औरत शाम के समय अपने घर ही लौटना पसंद करती है। कामकाज करके वह थक भले ही जाती हो, पर वह घर लौटकर स्वयं को सहज महसूस करती है। उसे अपने बच्चों की चिंता होती है। वह शीघ्र ही उनके पास पहुंच जाना चाहती है। बच्चों के बीच उसकी थकान जाती रहती है। घर पहुंचकर वह दफ्तर की बोझिल जिंदगी का लबादा उतार फेंकती है और बच्चों की ममतालू माँ बन जाती है। उसे अपने प्रियतम की भी प्रतीक्षा होती है। शाम का यह समय उसके लिए सुकून भरा होता है। शाम का 1 घंटा ही उसकी सारी थकान उतार देता है और फिर वह तरोताज़ा होकर अपनी संध्याकालीन दिनचर्या में जुट जाती है।
इस काम में उसे आनंद एवं संतोष की अनुभूति होती है। सामान्यतः कोई भी कामकाजी औरत अपनी शाम के आनंद को बिगाड़ना नहीं चाहती। यदि उसकी शाम शांत रहे तो रात तक की सारी गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहती हैं। कामकाजी औरत की शाम दिन भर की गतिविधियों से अलग हटकर होती है। यह उस कामकाजी औरत पर ही निर्भर करता है कि वह अपनी शाम को किस प्रकार बिताए। इसे वह रोचक एवं मनोरंजक भी बना सकती है और न चाहने पर बोर भी। पर प्रायः कामकाजी औरत इसे खराब नहीं करना चाहती, बस ऐसी ही होती है एक कामकाजी औरत की शाम। तो अब हमने दोनों लेखों को पढ़ा तो देखा कि एक ही विषय पर विभिन्न तरीके से अलग-अलग तरीके से सोचा गया है और फिर उन विचारों को शब्दों में बांधा गया है। तो ऐसे ही कोई भी विषय हमारे लिए आ जाता है तो हम अपने विचारों को एकत्रित करके अलग-अलग कोणों से उस पे सोच कर उसको क्रमबद्ध तरीके से, उसको सुचारू तरीके से, सुघड़ ढंग से अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन। स्टे होम, स्टे सेफ।